हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 9th के ज्योग्राफी के बुक के साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ है। हम लोग देखने जा रहे हैं वनस्पति का विकास। क्या है वनस्पति? इसके पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 कर चुके हैं। ये पार्ट 5 है जो कि आखिरी पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, चैप्टर 3 का। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बताएँ। कह रहा वनस्पति का विकास। वनस्पति का विकास क्या हुआ? कह रहा वनस्पति हमें प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में जीने में मदद करती है। कह रहा वनस्पति जो है वनस्पति जो है हमारे जीवन में पर्यावरण मुक्त पर्यावरण में जीने में क्या करती है? मदद करती है। कहने का मतलब जो हमें प्रदूषण प्राप्त होता है, पर्यावरण वनस्पति हमें प्रताप प्राप्त होता है, उसे मुक्त किया जाता है। मुक्त किया जाता है कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, पेड़ का काम है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेना और ऑक्सीजन को क्या करना? बाहर फेंकना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब सोख लेता है, ऑक्सीजन को क्या करता है? बाहर फेंकता है। तो हमें जो ऑक्सीजन जो देता है, जो हमें क्या है, हम लोग इंसान उसे सांस के रूप में लेते हैं, जो हम लोग क्या शुद्ध प्राप्त करता है या मदद करता है। क्या शुद्ध वायु के साथ साथ यह हमें फल, और फल मतलब फल जो हम खाते हैं, औषधि दवाई जिससे बनती है, कीमती लकड़ियाँ, महंगे लकड़ियाँ भी प्रदान होती है। बहुत महंगे क्या होते हैं? लकड़ियाँ भी प्रदान होती है। इनकी जड़ें मृदा को संगठित कर रखती है और इनकी जड़ें क्या होती है? मृदा मट्टी को क्या करता है? पकड़ कर रखती है, जिससे मिट्टा का अपर्दन यानी कि मिट्टी का कटाव नहीं हो सके रखती है। जो नदियाँ एवं वायु द्वारा अपर्दन की प्रक्रिया को निष्प्रभावित बना देती है। जो होती है, जो क्रिया होता है, जो क्या करती है जी? अपर्दन की क्रिया को क्या करती है? निष्प्रभाता बना देती है। यानी कि निष्प्रभाता मतलब कुछ ही अपर्दन की क्रिया के एकदम खत्म कर देती है। अगर मिट्टी पकड़े हुए रहता है तो अपर्दन होता ही नहीं है। बोल अपर्दन का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब यह हुआ है कि एक वृक्ष है। क्या है? एक वृक्ष है। बोल किधर वृक्ष है सर? हम कि देखिए यह वृक्ष है। ये एक प्रकार का क्या है? वृक्ष दिखाई दे रहा होगा, वृक्ष है। ये वृक्ष है तो इसके जड़ होंगे। क्या होंगे? जड़ होंगे। जड़ होंगे तो जड़ क्या करता होगा? मिट्टी को क्या करके रखता है? जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है। और जब मिट्टी को ये पकड़ कर रखता है तो यहाँ से जो अगर मान लीजिए नदी क्रॉस कर रही है, गुजर रही है, यहाँ से नदी जा रही है, तो अगर ये जड़ नहीं रहता, अगर इधर पेड़ नहीं है, तो इधर जब ये आएगा ना, जब पानी का बहाव आएगा तो इसको टकरा कर धीरे धीरे मिट्टी को क्या करके धो कर लेके चल जाएगी। इसी क्रिया को ही क्या कहते हैं? अपर्दन। लेकिन जब इधर टकराएगी नहीं तो धोने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि जो जड़ है, जो मिट्टी को क्या करके रखे हुए, पकड़ कर रखे हुए, तो इधर से क्या होगा? मिट्टी का अपर्दन यानी मिट्टी का कटाव नहीं होगा। तो इधर मृदा अपर्दन नहीं होगा, इधर मृदा अपर्दन ज़्यादा होगा। तो आप कहे ओ सर अब समझ में आया कि जिधर मिट्टी का कटाव ही क्या, पानी के द्वारा मिट्टी का कटाव ही क्या कहलाता है? मृदा अपर्दन कहलाता है। क्योंकि इधर पेड़ नहीं था इसलिए मिट्टी का कटाव ज़्यादा हुआ, इसलिए मृदा अपर्दन वो ज़्यादा होता है। इधर पेड़ पौधे थे तो मिट्टी का कटाव कम हुआ, इसलिए कह सकते हैं कि जब पेड़ पौधे रहते तो मिट्टी का कटाव क्या होता है? कम होता है। और जब पेड़ पौधे जहाँ नहीं रहते वहाँ मिट्टी का कटाव क्या होता है? अत्यधिक होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। करा इसमें न केवल नदियों के कटाव नियंत्रण हो जाते हैं, बल्कि नदियाँ में अवसाद के प्रवाह भी अंकुश लग जाता है। वनस्पतियाँ वायुमंडल विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हमें ऑक्सीजन जैसे जीवनदायी गैस लौटा देता है। अब बहुत सारे गैस को क्या करती है? अवशोषित करती है। और बहुत सारे गैस को अवशोषित करने के बाद ये जीवनदायक गैस को क्या करती है? लौटा देती है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अवशोषित कर लेती है। यानी कि कैसे अवशोषित कर लेती है सर? यानी कहने का मतलब इस पेड़ का क्या है? इस तरीक़ा से एक पत्ता निकला हुआ है। अजी क्या निकला हुआ है? पत्ता निकला हुआ है। अभी पत्ता का काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? सोख कर ये प्रकाश संश्लेषण कर देगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन O2 निकलता है, जो क्या निकलता है? बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य के लिए, जितने भी जीव जंतु हैं उसके लिए क्या चीज़ है? ये हानिकारक गैस है, जो कि पेड़ क्या करता है? अवशोषित करता है। और ऑक्सीजन सारे जीवित जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन क्या लाभदायक है, जो क्या करता है? यह बाहर निकालता है। तो हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे द्वारा क्या चीज़ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को या विषैले गैस को अवशोषित कर लिया जाता है और जीवनदायी गैस को बाहर निकाल दिया जाता है तथा पर्यावरण को संतुलित रखता है। इसी कारण पर्यावरण क्या है? संतुलित है।
अतः पर्यावरण दृष्टि से किसी राष्ट्र के कुल भूभाग का 33% भाग वनाच्छादित होना चाहिए। वर्तमान समय में भारत के मात्र 19.25% भूभाग ही वनाच्छादित है, जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। जो भारत का अगर वन के बढ़िया रहना चाहिए, यानी कि पूरे मान लीजिए भारत है, मान लीजिए कैसे नाक दिखाइए हम कि देखिए भारत है, इस तरीके से भारत है, ये भारत है, तो पूरे भारत के जो पूरा भाग है ना, उस पर कम से कम 33% क्या रहना चाहिए, पर्यावरण। कौन वरण, पर्यावरण रहना चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान में है कितना, 19.25% क्या है, पर्यावरण है पूरे भारत में। जो क्या है, कम से कम इतना 33% भूभाग पर पर्यावरण रहना चाहिए, जिससे क्या होता है, किसी आराम से हर एक व्यक्तियों को ऑक्सीजन साफ शुद्ध वायु मिल सकता है। यदि उससे कम है तो शुद्ध वायु नहीं मिल सकता है। तो हमारे पर है कितना, 9.25, यानी कि कम है। इस कारण हम कह सकते हैं कि हम लोग ज़्यादा शुद्ध वायु का यूज नहीं करते हैं, जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। वनों के क्षेत्रों में कमी का प्रभाव वन प्राणियों पर भी पड़ा है, अतः उन आवासीय दिनों दिन छोटे होने लगे हैं और उनका आवास दिनों दिन क्या होते हैं, छोटा होने लगा है। और यही कारण है कि पेड़ पौधे कट जाने के कारण जंगल कम गया है, और जब जंगल कम गया तो जितना जंगल उतना ही में लोग रहेंगे, तो आवास उनका धीरे धीरे क्या हो गया, छोटा होता चला गया है। राष्ट्रीय नदियाँ का संरक्षण, राष्ट्रीय नदियाँ का संरक्षण किस तरीके से करेंगे। नदियाँ में 90% जल का संरक्षण मानसून वर्षा और हिमालय क्षेत्र में हिम के पिघलने के कारण होता है। 90% का जल साधारणतः मानसून के साथ या होगा, या तो हिमालय से जो बर्फ पिघलेगा ग्लेशियर से, उसके द्वारा प्राप्त होता है 90% पानी। किंतु इनका अनिश्चित और अपरिमित वितरण बाढ़ और सुखाड़ जैसे प्रियलंकारी परिस्थितियों पैदा करती है। लेकिन ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पीड़नकारियों जैसी परिस्थितियों को क्या करती है, पैदा करती है। इन परिस्थितियों या आपदाओं को निपटने के लिए नागरिक को जागरूक होने और सरकारी तंत्र को योजनाबद्ध तरीके से कार्य कराने की आवश्यकता है। और जितने भी समाज में लोग रह रहे हैं उस सभी को इनके बारे में क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। और उसके बाद सरकार को भी अपने तरीके का कार्य करने की क्षमता को अब अलग हट कर बनाना चाहिए। यद्यपि भारत सरकार ने गंगा कार्य परियोजना 1985 में प्रारंभ किया था। भारत सरकार ने गंगा कार्य जो है परियोजना कब स्टार्ट किया था, 1985 में स्टार्ट किया था। अब 1985 में स्टार्ट किया था, और अभी तो लोग की गंगा कार्य परियोजना अभी तो लोग हो नहीं पाया है सफलतापूर्वक। किंतु इन्हें 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया गया। इस संदर्भ में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने प्रथम चरण की समीक्षा के उपरांत कुछ सुझाव भी प्राप्त किए, जो काम करवा रहे थे, जिनके द्वारा सुझाव प्रस्तावित किया गया कि किस तरीक़ा से कार्य होना चाहिए। इन सुझावों एवं योजनाओं को देश में प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी, कौन नदी, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनांतर्गत लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 16 राज्य के 16 राज्य को 27 नदियों, कौन नदियों, इसके द्वारा 16 राज्य के 27 नदियों को के किनारे बसे 152 नगरों को सम्मिलित किया गया है। 27 को के नगर 27 को, नदी कै गो है, 52 शहर कितने बसे हैं, 52 नगरों को सम्मिलित किया गया है। इस कार्य योजना के तहत 57 जिले, कै जिले, 57 जिले प्रदूषण कम करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदूषण कम करने के लिए 225 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान किया गया है। टोटल क्या योजनाएं हैं, 225 योजनाएं। कितने जिले में कम करने का योजना बनाया गया, 57 जिलों में। कै नगर में, 152 नगर में किया गया, जिसमें 69 योजना पूरी तरह कर ली गई है। 215 योजना में मात्र 69 योजना पूर्ण रूप से सफल हुआ है, बाकी अभी तक हुआ पूरा नहीं है। इस परियोजना के अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को शुद्ध करने का लक्ष्य रखा गया था। इस सभी परियोजना के अंतर्गत क्या किया था कि जितने भी प्रदूषित जल है उसको शुद्ध करने का परियोजना बनाया गया था। इस योजना के अंतर्गत झील संरक्षण कार्य को भी सम्मिलित किया गया है, और झील को भी क्या करना, बचाने के लिए इसी परियोजना के द्वारा रखा गया।
प्रारंभिक में 2 झील पवई महाराष्ट्र में है, ऊटी तमिलनाडु को शामिल किया गया। ये दोनों पवई और ऊटी जो झील है इसको सबसे पहले शामिल किया गया था सुरक्षा करने के लिए दृष्टिकोण से। आज गंगा, यमुना, गोमती सहित अनेक नदियां पर इस तरह के संरक्षण कार्यक्रम चल रहा है। यही तरह के संरक्षण कार्यक्रम आज के अनेक प्रकार के नदियों में क्या हो रहा है, चल रहा है। कृषि कार्यों में रसोइयों, कीटनाशक, पीडनकाशी, कवनकांसी का प्रयोग तीव्र गति से बढ़ रहा है। इस सारे क्रियाओं का क्या हो रहा है, बहुत तेजी गति से बढ़ते जा रहा है। ये रसायन वर्षा जल के साथ या बाढ़ जल में घुलकर नदी के जल को प्रदूषित कर देता है। जो कीटनाशक जो खेती करने के लिए, कृषि कार्यों में खेती करने के लिए जो खाद दिया जाता है, छीटा जाता है, कल भी पिछले वीडियो में भी हम बताएं आपको कि खाद छीटा जाता है, खाद पानी में घुल जाता है, पानी में घुल कर क्या करता है, ज़मीन के नीचे चल जाता है। वही जब पानी को हम लोग क्या करते हैं, मोटर की सहायता से बाहर निकालते हैं और उसको क्या करते हैं, पीते हैं, तो कीटनाशक उसमें मिला रहता है, साफ होता नहीं, पूर्ण रूप से कीटनाशक यानी कि रासायनिक पदार्थ उससे निकलता नहीं, जो कि मनुष्यों के लिए क्या है, हानिकारक है। पर ये यानी कहने का मतलब कह सकते हैं कि जल इसका ज़्यादा प्रयोग करने पर क्या हो रहा है, जल प्रदूषित होते जा रहा है। इस मैदान क्षेत्र या अन्य कृषि क्षेत्र में मेड़ लगाकर नियंत्रित किया जा सकता है। यही कृषि क्षेत्र में है जो मेड़ लगाकर क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। इससे ठोस अपशिष्टों को रोकने में मदद मिल सकता है। यही कारण है कि इसके ठोस अपशिष्टों को रोकने में क्या मिलता है, बहुत बड़ी मदद मिलता है। राष्ट्रीय जल संरक्षण केंद्र का निर्माण। राष्ट्रीय जल संरक्षण केंद्र का निर्माण क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि नदियों में जल का स्रोत वर्षा हिमपात का हिमानी है। नदियों में जो जल का स्रोत है, जो किसके से होता है, हिमपाती जल स्रोत के द्वारा होता है। जल का वितरण समूचे प्रदेश में एक समान नहीं होता है। जल का वितरण पूरे देश में एक प्रकार से नहीं होता है, हर एक देश में अलग प्रकार से होते हैं। इससे सभी राज्यों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। यही कारण है कि सभी राज्यों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। कई नदियों के संदर्भ में एक किसी राज्य का जल स्रोत पर एकाधिकार भी स्थापित हो जाता है। कई राज्यों में क्या होता है, जल है जो एकाधिकार पर आरोपित हो जाता है। वही पड़ोसी राज्य आवश्यक जलापूर्ति से वंचित रह जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जल वितरण को लेकर राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है। इसी स्थिति के कारण क्या होता है, कई राज्यों में क्या होता है, जल के समस्याओं को लेकर विवाद हो जाता है। दोनों राज्यों में क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाता है जल के लिए। जैसे हम आपको बताएंगे, जिस तरीक़ा से सिंधु नदी है जो भारत और सिंधु नदी की विवादित नदी है जो भारत और पाकिस्तान में विवाद चलता है, उसी प्रकार राज्य में भी बहुत सारी नदियाँ हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर नीचे प्ले लिस्ट में जाकर खोजिए और वीडियो को जाकर देख कर अपना समझ सकते हैं। अतः केंद्र सरकार को चाहिए कि वह राष्ट्रीय जल संग्रह केंद्र का स्थापना करें और राज्यों को आवश्यकता अनुसार जलापूर्ति करें। इसमें न केवल राज्यों के विवाद को हल किया जा सकता है बल्कि बाढ़ एवं सुखाड़ पर भी काबू पाया जा सकता है। अगर यही कारण है कि कह सकते हैं कि इनके केवल राज्यों के विवाद को हल नहीं किया जा सकता बल्कि बाढ़ और सुखाड़ को भी पर काबू लाया जा सकता है। अंततः राज्य स्तर पर नदियां को जोड़ने की योजना इस दिशा में एक प्रभावशाली नीति हो सकती है। यही कारण है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में नदियों को जोड़ने के लिए एक प्रवाहिक कार्य हो सकता है। प्रभावित नीति हो सकती है, लेकिन इसके कार्यान्वयन को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। लेकिन यही कार्य है, ये कार्य करने के लिए अनिश्चितता की कोई संभावना नहीं है कि हो सकता है या नहीं हो सकता। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, जल में घुले रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ अम्ल वर्षा को जन्म देता है। क्या आप जानते हैं कि जल में घुले रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ है जो अम्ल वर्षा को क्या करता है, जन्म देता है। मानव जीवन पर अपवाह तंत्र का प्रभाव। मानव जीवन पर क्या है, क्या अपवाह पड़ता है, तंत्र क्या पड़ता है, ये देखते हैं। जैसे कि पूर्व में भी कहा जा चुका है कि नदी अपवाह क्षेत्र मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति की जननी है। मानवीय सभ्यता है जो संस्कृति की क्या है, जननी है। कौन, नदी के द्वारा कहा जाता है।
भारत के आर्थिक विकास में नदियाँ, भारत के आर्थिक विकास में क्या चीज़, भारत के आर्थिक विकास में नदियाँ का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। और आर्थिक विकास में नदियाँ का क्या रहा, स्थान महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि कृषि भी सबसे ज़्यादा भारत में होता है। भारत में हो जाने के कारण क्यों होता है? क्योंकि जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी क्यों पाया जाता है? क्योंकि नदी यहाँ ज़्यादा है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। सिंचाई करने के लिए, जल की आपूर्ति करने के लिए और बहुत सारे विद्युत उपकरणों को यूज करने, विद्युत बनाने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। कह रहा नदियाँ आदि काल से ही मानव जीवन गतिविधियों का साधन रहा है। नदियाँ विभिन्न सभ्यताओं और राष्ट्रीयताओं की जन्मस्थलीय के साथ मानव सभ्यता का पालन भी है। कह रहा नदियाँ जो क्या है ने, जो जल सभ्यता के साथ साथ क्या है, जल जननी के साथ मानव का क्या है, पालन है। नदियों के जल प्रपात जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र के साथ साथ पर्यटन के आकर्षण केंद्र भी है। ये सारे जो नदियां हैं क्या है, पर्यटन के आकर्षण केंद्र हैं। प्राचीन काल में, कौन काल में, प्राचीन काल में सड़क एवं वायुमार्ग के साधन के अभाव में यह परिवहन का सर्वाधिक उपयुक्त साधन था। करा कि सड़क एवं वायुमार्ग के साधन के अभाव में परिवहन का और सर्वाधिक असाधारण था। आज यहाँ राष्ट्रीय जल मार्ग भी विकसित हो रहा है। राष्ट्रीय जल मार्ग मतलब कुछ जल में ही नाव चलाया जाए या बोट चलाया जाए, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग जा सकें, उसे क्या कहते हैं, जल मार्ग कहते हैं। सांसारिक दृष्टि से भी नदियाँ आज उपयोगी हो गई है और हर एक दृष्टि से आज की नदियाँ क्या हो गया, उपयोगी हो गई है। कारण नदियाँ के प्रभाव की वजह से ही कृषि भूमि का आज 40% भूभाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। अब नदियाँ का, अभी हम बताएं, नदियाँ का कारण ही क्या चीज़ है, जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है। अगर नदियाँ नदियाँ तेरी नदियाँ, अगर नदियाँ नहीं रहता तो क्या जलोढ़ मिट्टी नहीं पाया जाता, जलोढ़ मिट्टी नहीं पाया जाता, उपजाऊ ज़मीन नहीं होता, उपजाऊ ज़मीन नहीं होता तो है ना, हम लोग अनाज उतना उपजा नहीं पाते जिसको हम लोग भरण पोषण कर सकें। जो नदी घाटी डेल्टा और तटीय प्रदेश में फैले हुए हैं, आई क्या फैले हुए हैं, नदी घाटी के नज़दीक में जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा, डेल्टा के क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा, या तटीय क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा। गंगा सिंधु, गंगा ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा एवं मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का प्रचुरता है। यानी प्रचुरता मतलब कुछ चीज़, जलोढ़ मिट्टी का बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। उत्तर बिहार के कोसी, बागमती और गंडक नदियाँ प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जलोढ़ का निर्माण करती है। कौन कौन, कोसी, बागमती और गंडक नदियाँ, ये तीनों नदियाँ हैं जो क्या करती है, बहुत मात्रा में जलोढ़ मिट्टी का निपेश करती है। क्योंकि यह हमें हर एक साल की बात ही इस साल भी बाढ़ लेकर आता है, जिसमें मिट्टी की उर्वरकता बनी हुई है। यही कारण है कि मिट्टी की उर्वरकता बनी हुई है, खेती यहाँ पर क्या किया जाता है, आसानी तरीक़ा से किया जा सकता है। कौन सकता है, जा सकता है, किया। करा वर्तमान निवेश में नदियाँ बहुउद्देशीय परियोजना का विकास हुआ है। आजकल नदियाँ पर क्या हुआ, बहुत उद्देशीय कल पर क्या किया गया है, इसका विकास किया गया है। कहने का तात्पर्य हुआ, कहने का मतलब कहना यह चाह रहे हैं, क्या हम आपको बताना यह चाह रहे हैं कि नदियाँ पर बहुत सारे क्या किया जा रहे हैं, उपयोग किए जा रहे हैं, उद्देश्य परियोजनाएं चले जा रहे हैं। इसमें कुछ तो पूरे हो गए हैं और कुछ आज भी निर्माणाधीन है। यानी कुछ परियोजना पूर्ण रूप से खत्म हो गया है और कुछ परियोजना क्या है, आज भी उस पर निर्माण ही काम ही चल रहा है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नदी पर कई बांध लगाए गए हैं और यही कारण है कि नदियाँ पर क्या किया गया है, बांध बनाया गया है, जिससे मानव निर्मित नहर एवं झील का विकास हुआ है। इसी कारण क्या हुआ, मानव निर्मित नहर बना, नहर से खेत की सिंचाई होगा और खेत की सिंचाई होगा तो अच्छा पैदावार होगा, किसान को लिए क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। झील बनेगा तो पर्यटन का माहौल बनेगा, वहाँ पर्यटन लोग जाएंगे तो आसपास के लोगों क्या करेंगे, आसपास के लोगों को बहुत महत्वपूर्ण काम मिलेगा, यानी कहने वाले रोजगार मिलेगा। करा ऐसे नहर एवं झील जलीय जीवों के लिए उत्तम है। अब ऐसे नहर है, झील है जो क्या है, जलीय जीवों के लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी है। एक क्रीड़ा स्थल होने के साथ साथ पर्यटन के सुरम्य स्थान भी हैं। अगर ये क्रीड़ा यानी कि खेल के स्थान होने के कारण क्या है, ये सुरम्य स्थल भी है। इन बांधों के बने जाने से बाढ़ पर नियंत्रण या नौकायान के मार्ग विकसित करने, जलीय जीवों के प्रजनन करने, मृदा अपरदन को रोका, जल विद्युत उत्पन्न करने, वनों में विकसित करने जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को बल मिला है। और यही बांध बनने के कारण क्या हुआ,
यहाँ पर क्या सिंचाई के माहौल बन गया है, जनन यानी कि मछली पालन कर सकते हैं, आप बोटिंग करवा सकते हैं, जलीय मार्ग प्रतापित कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, बाढ़ को रोक सकते हैं और नदियों के पानी को धाराओं को नियंत्रण में रख सकते हैं। किसके कारण ये हुआ? बांध बनाने के कारण हुआ। कह रहा ऐसा ही भाखड़ा नगर जो सतलुज नदी पर एक परियोजना है, 1200 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। क्या है मेगावाट? 1200 मेगावाट। क्या चीज़ का उत्पादन करता है? विद्युत का उत्पादन करता है। भाखड़ा नगर को सतलुज नदी पर है जो क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान देने योग्य बात, क्वेश्चन पूछेगा भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। क्वेश्चन पूछेगा कि सतलुज नदी पर किस कौन सा परियोजना विकसित है? तो भाखड़ा नगर परियोजना है। कितने वाट मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है? तो 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। साथ लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूभाग को सिंचित करता है। कितने भूभाग को? 24,000 मेगावाट या 20 लाख हेक्टेयर भूभाग को सिंचित करता है। टिहरी परियोजना। कौन परियोजना? टिहरी परियोजना का विकास भागीरथी नदी पर। ध्यान देने योग्य बात है, इससे क्वेश्चन आपको आएगा, क्वेश्चन बनेगा भी, छपेगा और आपके एग्जाम में भी आएगा। कह रहा टिहरी परियोजना क्या है? भाग किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भागीरथी पर कौन सा परियोजना विकसित है? तो टिहरी परियोजना विकसित है। ये कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है? 2400 मेगावाट का। यानी कि भाखड़ा नगर से क्या है, ज़्यादा इस पर बिजली होता है। भाखड़ा नगर परियोजना पर कितना बिजली होता है? 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अब भागीरथी पर जो टिहरी बांध पर टिहरी परियोजना है जो भागीरथी नदी पर है, उस पर कितना? 2400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कह रहा है बिहार में अनेक परियोजना प्रस्तावित हैं। सोन परियोजना को छोड़ शेष सभी नदी घाटी परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन है। कह रहा बहुत सारे परियोजनाएं क्या है? अभी निर्माणाधीन है। पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। कौन भारत का मंदिर? आधुनिक भारत का मंदिर। तो ध्यान देने योग्य बात है, क्वेश्चन छपेगा, आएगा, क्वेश्चन पूछेगा। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो किसका नदी परियोजना को क्या कहें? तो नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। क्वेश्चन पूछेगा नदी परियोजना को या बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। कह रहा क्या आप जानते हैं? डू यू नो? क्या आप जानते हैं? भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी परियोजना विश्व की 5वीं और एशिया की सबसे बड़ी नदी परियोजना है। कह रहा भागीरथी नदी पर स्थित परियोजना है जो टिहरी परियोजना है, विश्व की 5वीं और एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है। क्वेश्चन ध्यान देने योग्य कहेगा कि एशिया की सबसे बड़ी परियोजना कौन है? भागीरथी है। कौन बांध है? टिहरी बांध है। कै वर्षीय? 5 वर्षीय योजना में बनाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया महाद्वीप के सबसे बड़ा है जो कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। टिहरी परियोजना जो 24,000 मेगावाट बनता है, बिजली का उत्पादन होता है। करा ध्यान देने योग्य बात, कैसा बात? नदियों अपने साथ लाए गए अवसाद को निपेक्षिक मैदान पर घाटी में करती है, जिसमें उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ जीवाश्म भी पाए जाते हैं। आई जो नदी जो अपने साथ साथ जो क्या लाया है, निपेक्ष अवसाद लाया है, उसके साथ साथ क्या उपजाऊ मिट्टी भी होता है और जो क्या बनता है, जीवाश्म बनाता है। ये जीवाश्म खनिज एवं खनिज तेल के स्रोत होते हैं। और ये जीवाश्म क्या होते हैं? खनिज होते हैं, ये खनिज तेल के स्रोत होते हैं। दामोदर घाटी क्षेत्र कोयला। कौन घाटी? दामोदर घाटी क्षेत्र कोयला निपेज के लिए विश्व विख्यात है। कह रहा इसके निपेज के लिए क्या है? विश्व विख्यात है। कौन घाटी परियोजना? दामोदर घाटी परियोजना। इसके अलावा नदी घाटी क्षेत्र में महत्वपूर्ण और धायित्व खनिज जैसे लौह अयस्क। कौन अयस्क? लौह अयस्क हैं, सोना, क्वार्ट्ज आदि होते हैं। और इसी में बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं? लोहा पाया जाता है, सोना पाया जाता है, धात्विक चीज वस्तुएं पाए जाते हैं। अजी कौन जाते हैं? धात्विक वस्तु पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त नदियों को आसपास की जलवायु संशोधित हो जाती है। यही कारण है क्या है, इसके आसपास की नदियों की जलवायु संशोधित हो जाती है। क्यों संशोधित हो जाती है? कि इसमें संशोधन किया जाता है कि किस प्रकार से है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? लोहा, सोना और क्वार्ट्ज पाया जाता है। निकालने के लिए सरकार इसको संशोधित करते रहती है, जो मानव बसाव को प्रेरित करती है। और यही कारण कि यहाँ लोग मानव रहने के लिए क्या होते हैं? तैयार होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कीमती धातुएं पाए जाते हैं जलोढ़ मिट्टी में।
उपयुक्त सभी पहलू मानव जीवन पर नदियों को सकारात्मक स्थितियों को दर्शाता है, या कह सकते हैं कि जितना भी कार्य है मानव के द्वारा किया गया, यानी कि सभी नदियों के द्वारा जो जितना भी कार्य होता है सभी अच्छी स्थितियों को क्या करता है, दर्शाता है। इन सुविधाओं को पाकर मानव उन्नति के शिखर पर पहुंचकर आज इन नदियों को अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। और यही कारण है कि मानव इन स्थितियों को क्या कर दिया, आज खतरे में डालकर खत्म कर दिया है। आधुनिक प्रगति के नदियों के अस्तित्व, आधुनिक प्रगति के नदियों के अस्तित्व क्या है, जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। आधुनिक प्रगति के नदियों की स्थिति पर संकट आना नकारात्मक पक्ष को दर्शाता है, यानी कि आजकल क्या हो रहा है, इस पर क्या नकारात्मक आ रहा है कि संकट आ रहा है, इसके लिए हमको क्या इससे बहुत सारे लाभ मिलते हैं, लाभ क्या हो जाते हैं, हमें खत्म हो जाएंगे, इसलिए कह सकते हैं कि यह नकारात्मक पक्ष को हमको दर्शाता है। नदी एवं झील एक जल का प्रदूषण होना अतत मानवीयता के विनाशक का ही वातावरण बनता है। और नदी के सारा एक जल प्रदूषित हो रहा है, कह सकते हैं कि क्या मानवता के विनाश के ओर जा रहा है, क्योंकि मानव का सभ्यता भी किससे बना है, नदी का, यानी नदी का विकास हुआ तो मानव का विकास हुआ, और जब नदी खत्म हो जाएगा तो मानव कह सकते हैं एक तरीका से खत्म हो जाएगा। दोस्तों आपको कैसा लगा, तो वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम आपको एक होमवर्क देते हैं, होमवर्क में आप नीचे देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे आप नीचे बनाकर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, जिसे दिख सकते हैं। इस वीडियो को पॉज कर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लिख कर बनाकर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम देखेंगे कि आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं। ये 10 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमें नीचे लिख के बताएं, और इसका हम लोग अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का। तो बने रहे पवन टीचिंग के साथ, आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।